1950s में साइकोलॉजी में दो मेजर फोर्सेस मौजूद थीं, जिनमें बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस शामिल थी। बिहेवियरिज्म में स्किनर के ओपरेंट कंडीशनिंग के आइडियाज़ ने साइकोलॉजिस्ट की एक पूरी जनरेशन को मुतासिर किया और 1950s में बिहेवियरिज्म ने पूरे अमेरिका में डोमिनेट किया। उसी दौर यानी 1950s में साइको एनालिसिस अपनी पीक पर पहुंच चुकी थी और उस दौर में तकरीबन आधे से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट साइको एनालिसिस में ट्रेंड थे और अमेरिका में मेजर साइकेट्री डिपार्टमेंट्स में साइको एनालिस्ट ही चेयरपर्सन्स थे। फिर अर्ली 1960s में साइकोलॉजी में थर्ड फोर्स ने जन्म लिया और इस फोर्स का नाम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी था। यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पहले से मौजूद दो फोर्सेस यानी बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के बावजूद थर्ड फोर्स यानी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्यों वजूद में आई। बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस में ऐसी क्या खामियां थी जिनकी वजह से ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वजूद में आई। तो इस बात का जवाब जानने के लिए हमें कुछ अरसा पीछे माजी में जाना पड़ेगा। ये 1920s का वक्त है जब स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस को एग्जिस्टेड थे, यानी ये तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट्स एक साथ चल रहे थे और इनमें से हर स्कूल ऑफ थॉट अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1927 में टिचनर की डेथ के साथ ही स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट मंजर से गायब हो गया और तकरीबन इसी दौरान फंक्शनलिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के आइडियाज कुछ दूसरे व्यू पॉइंट्स में अब्जॉर्ब हो गए। इस तरह फंक्शनलिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की शनाख्त भी खत्म हो गई। फिलहाल 1950s और अर्ली 1960s तक बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस ने अपनी पहचान को दो मेजर फोर्सेस के तौर पर बरकरार रखा। फिर अर्ली 1960s में साइकोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया और साइकोलॉजिस्ट के इस ग्रुप के मुताबिक बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस ने ह्यूमन नेचर के बारे में जो नॉलेज प्रोवाइड किया वो या तो इनकम्प्लीट या डिस्टॉर्टेड यानी टूटी फूटी शक्ल में था। इन साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक बिहेवियरिज्म ने इंसानों को रोबोट्स, कंप्यूटर और लोअर एनिमल्स की नज़र से देखा। मिसाल के तौर पर बिहेवियरिस्ट का ये कहना था कि इंसान और जानवर एक ही तरीके से चीज़ों को लर्न करते हैं। इस तरह बिहेवियरिज्म के नज़दीक इंसानों में कोई भी चीज़ यूनिक यानी बेमिसाल न थी। दूसरी तरफ साइको एनालिस्ट ने इमोशनली डिस्टर्ब लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स को नॉर्मल करने के लिए टेक्निक्स को दरियाफ्त किया और साइको एनालिस्ट के मुताबिक हमारा बिहेवियर अनकॉन्शियस फोर्सेस के जरिए कंट्रोल होता है। लिहाजा साइकोलॉजिस्ट के इस ग्रुप के मुताबिक बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस ने ह्यूमन नेचर को डीह्यूमनाइज किया। साइकोलॉजिस्ट के इस बागी ग्रोह ने यह महसूस किया कि दोनों मेजर फोर्सेस एक अहम चीज मिस कर रही थी और वो मिसिंग चीज ये अहम इंफॉर्मेशन थी कि पहले से एक मेंटली हेल्थी इंडिविजुअल मजीद किस तरह सेहतमंद बन सकता है। लिहाजा अर्ली 1960s में साइकोलॉजिस्ट के इस ग्रुप ने एक मूवमेंट यानी तहरीक का आगाज किया जिसका नाम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी था और ये मूवमेंट साइकोलॉजी में थर्ड फोर्स के नाम से मशहूर हुई। ऑफिशियली ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का आगाज 1961 में हुआ जब जर्नल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की पहली पब्लिकेशन हुई। अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर इस तहरीक के दो सेंट्रल फिगर्स थे। अब्राहम मास्लो ने ह्यूमन मोटिवेशन को स्टडी किया और कार्ल रोजर ने ह्यूमन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी के साथ साथ एक ऐसी साइकोथेरेपी को डेवलप किया जो कि क्लाइंट्स के व्यूज, डिसीजंस और आइडियाज पर जोर देती है। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। Humanistic psychology suggests that all individuals naturally strive to grow, develop and be in control of their life and behavior.
यानी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मुताबिक तमाम इंसान कुदरती तौर पर आगे बढ़ने, तरक्की करने और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ रवैये पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। सिगमंड फ्राइड के बरक्स मास्लो ने एक्सेप्शनली मेंटली हेल्थी लोगों को स्टडी किया। मास्लो के मुताबिक जो लोग अपने टैलेंट्स और काबिलियतों का मुकम्मल इस्तेमाल करते हैं वो लोग सेल्फ एक्चुअलाइज होते हैं, और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का यही वो पॉइंट था जो कि बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस के खिलाफ था। ह्यूमनिज्म के मुताबिक जब एक बीज को प्लांट किया जाता है तो उसका नेचुरल पोटेंशियल फ्लावर की शक्ल में नमूदार होना होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानों में गुडनेस, क्रिएटिविटी, लव और जॉय का रुझान पाया जाता है। डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल। साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस ने डिटर्मिनिज्म अप्रोच को अपनाया, जबकि इसके बरक्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ने फ्री विल अप्रोच को एक्सेप्ट किया। What is determinism approach? The idea that behavior is determined by forces beyond our control। यानी डिटर्मिनिज्म में हम बिहेवियर को उन फोर्सेस के जरिए मालूम करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। What is free will approach? Free will is our ability to make voluntary choices। यानी फ्री विल से मुराद हम अपनी मर्जी से चॉइसेस करते हैं। फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मुताबिक किसी भी मखसूस हालत में लोगों के एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी सब्जेक्टिव रियलिटी यानी उनके व्यू ऑफ वर्ल्ड को समझें, ना कि उनके ट्रेड्स, इंस्टिंक्ट्स या लर्निंग एक्सपीरियंसेस। व्हाट इज सब्जेक्टिव रियलिटी और वर्ल्ड व्यू? किसी भी शख्स की सब्जेक्टिव रियलिटी यानी वर्ल्ड व्यू में उस शख्स की इनर वर्ल्ड ऑफ माइंड, फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स शामिल होते हैं, और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मुताबिक हर शख्स का वर्ल्ड व्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, यानी हर शख्स दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में परसीव करता है। सब्जेक्टिव रियलिटी या वर्ल्ड व्यू एक ऐसी बेमिसाल फिनोमिनोलॉजी या दुनिया को समझने का ऐसा तरीका है जो कि हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को गाइड करता है। लिहाजा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के मुताबिक एक शख्स दूसरे शख्स को तब तक नहीं समझ सकता जब तक दोनों शख्स दुनिया को एक ही नज़र से देखें, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी लोगों की परसेप्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इस वजह से इस अप्रोच को फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच भी कहा जाता है।